आइए बच्चों, आज हम देखते हैं जी नीट का लेक्चर 3। आज हम खास तौर पे कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। इससे पहले जरा इसके इक्वेशन को एक बार याद कर लें। देखिए, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में पहला इक्वेशन आपको याद ही होगा, v इजकल टू वी जीरो प्लस ए टी। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी, v जीरो इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सलेशन और t जो है वो टाइम है। दूसरा इक्वेशन है वो है x इजकल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। याद है ना ये? यहाँ पे जो x है वो डिस्प्लेसमेंट, v जीरो इनिशियल वेलोसिटी और a एक्सलेशन t टाइम। ऐसा ही तीसरा इक्वेशन देख ले तो v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इजकल टू 2ax। v यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, v जीरो इनिशियल, a एक्सलेशन और x इसमें डिस्प्लेसमेंट है। ये जो तीन इक्वेशंस हैं वो है बेसिकली कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, अब दूसरे तीन हम देखते हैं, वो है फ्री फॉलिंग के लिए। देखिए, फ्री फॉलिंग में यही इक्वेशन, पहला जो इक्वेशन है वो v इजकल टू 0 माइनस जी टी ऐसे हो जाता है, यानी कि v इजकल टू माइनस जी टी। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन अगर ले तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हम y लेंगे, तो y इजकल टू वी जीरो तो 0 होता है माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर लेंगे हम। और सिक्स्थ इक्वेशन हो जाएगा v स्क्वायर माइनस वी जीरो तो 0 हो जाएगा इजकल टू माइनस 2a x की जगह पे y लेंगे। तो ये हो गए तीन इक्वेशन इसके फ्री फॉलिंग के। ठीक है, यहाँ पे एक बात खास तौर पे आपको याद रखनी पड़ेगी, और ये है कि ये जो तीन इक्वेशन है फ्री फॉलिंग के, इसमें अगर आप v की वैल्यू डालते हो या y की वैल्यू डालते हो तो उसको माइनस साइन के साथ डालना है, क्योंकि ये फ्री फॉलिंग है। तो फ्री फॉलिंग है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही होगी, तो ऐसे में वेलोसिटी माइनस रहेगी, ऐसे में डिस्प्लेसमेंट भी माइनस रहेगा। इसलिए अगर आप v और y की वैल्यू पुट करते हो तो इसको आपको माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, हियर वैल्यूज ऑफ v एंड y शुड बी केप्ट विथ ए माइनस साइन बिकॉज इट्स ए केस ऑफ फ्री फॉलिंग। चलिए अब एक और इक्वेशन देखते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस का। चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम स्टॉपिंग डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट को स्टॉप होने में लगने वाले टाइम के बारे में। बेसिकली हम इसका इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे। देखिए क्या चीज़ है ये, यहाँ पे ये एक रोड मैंने दिखाया हुआ है और इसके ऊपर आप ये कार जाती हुई सोच लीजिए। यहाँ पे ये कार, अज्यूम करो कि ये कार 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और सडनली कुछ सामने देख के ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, बट ब्रेक अप्लाई करने के बावजूद कार थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके फिर जाके रुकेगी। ऐसा ही होता है ना, आप चाहे कितनी ही स्पीड में हो, आप जहां पे ब्रेक अप्लाई करते हो वहां पे आप कभी नहीं रुकते। आप इसको नोटिस करना, चाहे कुछ भी कर लो। आप शायद सोचे हो कि सर इसमें डिस्क ब्रेक लगा देते हैं। नहीं, डिस्क ब्रेक तो वैसे अच्छी कार में आती भी है, लेकिन अगर आपने डिस्क ब्रेक भी लगा दी और आपने ब्रेक का पेडल इमीडिएटली दबा भी दिया तो कार के टायर स्लिप होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ये कवर कर ही जाएगा। कार जहां पे आपने ब्रेक अप्लाई किए वहां पे नहीं रुकेगी, वो आगे जाके ही रुकेगी। इसलिए तो एक्सीडेंट्स होते हैं भाई, क्योंकि हर एक व्हीकल को कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए, इसी को कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। किसी भी व्हीकल को ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो जहां पे जाके स्टॉप होता है, वो जो डिस्टेंस वो कवर कर लेता है उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस, और इसमें कुछ टाइम भी लगता है, उसको कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस का टाइम। और इसी का इक्वेशन हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। अब समझिए, ये प्योरली डी एक्सेलेरेशन का केस है कि नहीं?
देखिए ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, जिसको हम नाम दे देते हैं x इजकल टू 0, और ये है इसकी फाइनल पोजीशन x इजकल टू d। यानी कि इसने जो डिस्टेंस कवर किया है स्टॉप होने से पहले वो है d, यानी कि d ही हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है। हम यहाँ पे टाइम t इजकल टू 0 ले लेते हैं, और यहाँ का जो टाइम है इसको मैं t इजकल टू तो ऐसा नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये जो पूरा केस है वो डी एक्सेलेरेशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v0, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो हो जाएगी 0। यहाँ पे स्टॉप हो जाता है ना, इसलिए वेलोसिटी 0, और इनिशियल वेलोसिटी है v0। इसलिए इस तरफ की मोशन में जो एक्सेलेरेशन है वो माइनस आएगा, यानी कि आपको a इजकल टू दरअसल माइनस a लिखना चाहिए। अब हम पहले फाइंड करते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए इसके लिए हमें कौन सा इक्वेशन यूज़ करना चाहिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इजकल टू 2ax, ये यूज़ करना चाहिए। अब यहाँ पे v यानी कि फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, माइनस v0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो v0 ही थी, और यहाँ पे आ जाएगा 2। आपको पता है कि a की जगह पे हमें क्या लेना है, यहाँ पे माइनस a लिखना है, क्योंकि ये डी एक्सेलेरेशन का केस है, और x की जगह पे मैं लिख ले रहा हूँ d। तो अब हम इसमें से d को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा d इजकल टू क्या, d इजकल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस का इक्वेशन। याद रखना ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर कोई ऑब्जेक्ट v0 जितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और a जितने डी एक्सेलेरेशन से स्टॉप होने की कोशिश करता है, तो वो d जितना स्टॉपिंग डिस्टेंस लेगा, जहाँ पे d इजकल टू v0 स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम फाइंड करते हैं स्टॉप होने में लगने वाला इसका टाइम, और ये मिल जाएगा हमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशन v इजकल टू v0 प्लस at से। अब यहाँ पे वापस हमें v यानी क्या लेना है, 0, और v0 तो v0 ही है, और a की जगह पे माइनस a और t की जगह पे लिखना है हमें टो, ये साइन है टो। तो इसमें से स्टॉपिंग डिस्टेंस का टाइम तो आप ऐसे ले सकते हो, इट विल बी v0 बाई a। तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस में लगने वाला टाइम। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसको भी हम ब्रैकेट कर लेते हैं। तो ये दो इक्वेशन हो गए स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए, एक स्टॉपिंग डिस्टेंस और एक उसका टाइम। अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम ग्राउंड विथ v0 वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट एंड द टाइम टेकन फॉर मैक्सिमम हाइट। यानी कि एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे से ऊपर की ओर v0 वेलोसिटी से फेंका है, तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, और आपको ये भी फाइंड करना है कि मैक्सिमम हाइट के लिए कितना टाइम लगेगा। चलिए पहले मैं इसकी फिगर दिखाता हूं आपको। ये रही इसकी फिगर। अब समझिए, ये रहा ऑब्जेक्ट और इसको v0 वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और सपोज कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियसली यहाँ से ऑब्जेक्ट वापस आना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम हाइट, और दूसरा यहाँ पे जो टाइम लगता है इसको पहुंचने में, ये टाइम हो गया सपोज के t इजकल टू कैपिटल टी। एक और बात समझिए, यहाँ पे इस जगह पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी जिसको मैं v नाम दे दूं, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 है। देखिए अभी मैं सिर्फ ये ऊपर की ओर की जो मोशन है उसकी बात कर रहा हूं,
इसलिए ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0 और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है 0। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा। सोचिए, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट जो ऊपर जा रहा है वो मोशन कांस्टेंट डी एक्सेलेरेशन की मोशन है, और इसमें इसका डी एक्सेलेरेशन कितना होगा, जी जितना होगा 9.8, ठीक है ना। तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अब आपको वापस ये सोचना है कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, ये भी सोचिए आप। मैं आपको बताता हूं, इसमें चलेगा वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इजकल टू 2ay वाला इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देता हूं मैं। v कितना है 0 माइनस ये हो गया वी जीरो स्क्वायर इजकल टू 2a की जगह पे क्या लिखना है आपको लिखना है माइनस जी, और y की जगह पे क्या लिखना है आपको, h। मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है ना आपको, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा, h। और अब दोनों साइड में से माइनस भी निकल जाएगा, तो आप इसमें से अब h को सब्जेक्ट बना लो, तो h इजकल टू क्या मिल जाएगा, वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g, वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g। ये आपका पहला आंसर तो आ ही गया, लेकिन ये इक्वेशन अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ पे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी वी जीरो स्क्वायर अपॉन 2g। अब दूसरा आंसर फाइंड करते हैं। अब देखिए दूसरे आंसर में आपको क्या फाइंड करना है, ये जो मैक्सिमम हाइट है इसके लिए आपको टाइम फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली इसमें भी हमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन ही यूज करना है। तो इसमें कौन सा चलेगा इक्वेशन, इसमें हम ले लेते हैं v इजकल टू वी जीरो प्लस ए टी, क्योंकि मेरे पास v है, v0 है, a है, तो मुझे t मिल जाएगा। अब v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 इजकल टू यहाँ पे v0, और a की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस जी, और t की जगह पे क्या लेना है हमें, कैपिटल T। तो इसमें से बना लो आप t को सब्जेक्ट, तो t इजकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v0 बाई जी। यहाँ पे देखना कि ये पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर, और ये इक्वेशन भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी हम ब्रैकेट कर लेते हैं। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ पे से ऊपर की ओर v0 वेलोसिटी से फेंकते हो तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में इसको लगने वाला टाइम कितना हो जाएगा, t इजकल टू v0 बाई जी। एक और बात, आपको ये क्वेश्चन दूसरी तरह से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया और फिर वो वापस आपके हाथ में आता है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ऑब्वियसली इससे डबल टाइम लगेगा, तब हो जाएगा t इजकल टू 2v0 बाई जी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन x एक्सिस विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी v0, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। यानी कि x एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 दे दी है, तो आपको ये फाइंड करना है कि उसकी nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें आपको अच्छे से समझ लेनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये nth सेकंड और n सेकंड, इन दोनों में फर्क है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर आपको दिया है कि nth सेकंड तो आंसर अलग आएगा, और अगर आपको दिया है सिर्फ n सेकंड तो आंसर अलग आएगा। देखिए मैं समझाता हूं, इसके लिए हम ये फिगर ध्यान में लेते चलिए। ये देखिए यहां पे आपको टाइम दे दिया है, ये टाइम की एक्सिस आप देख रहे हो, ये पूरी मोशन एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पे ये एक्स मैंने डिस्प्ले किया है। देखिए ये है टी इजकल टू 0, टी इजकल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, ऐसे करते करते ये टी इजकल टू n माइनस 1, और ये टी इजकल टू n सेकंड, और यहाँ पे टी इजकल टू n प्लस 1 सेकंड। ठीक है, आप n के तौर पे कुछ भी सोच लीजिए। अगर जैसे कि n इजकल टू 10 लेते हो आप, अगर n इजकल टू 10 है तो ये n माइनस 1 यानी कि 9 हो गया, और ये n प्लस 1 यानी कि 11 सेकंड हो गई। समझ रहे हो। अब अगर आपको ऐसे पूछा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड, तो आपको यहां से लेके यहां तक, यानी कि ये जो एक्शन है ना वो फाइंड करना है आपको। अगर आपको पूछा है कि भाई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन n प्लस 1 सेकंड, तो आपको यहां से लेके यहां तक
यानी कि ये जो xn+1 है वो फाइंड करना है। अगर आपको दिया है कि भाई फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकंड, तो आपको यहां से लेके यहां तक यानी कि ये जो xn-1 है वो फाइंड करना है। लेकिन जब आपको दिया है कि nth सेकंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, तो ये पूरा आंसर बदल जाएगा। ध्यान से समझना, nth सेकंड यानी कि n-1 सेकंड से लेके n सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल है वो ये है nth सेकंड। देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई n=10 ले लो, ठीक है, तो आप 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब कि 9 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक का जो टाइम है वो 10th सेकंड कहलाता है। समझ रहे हो आप? देखिए, ये 0 से लेके 1 तक का जो टाइम इंटरवल है वो फर्स्ट सेकंड है। फिर ये जो है 1 से लेके 2 सेकंड तक का टाइम इंटरवल वो सेकंड सेकंड है। 2 से लेके 3 सेकंड तक का जो टाइम इंटरवल वो थर्ड सेकंड है। ऐसे ही n-1 से लेके n तक का जो टाइम इंटरवल है वो nth सेकंड है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये जो टाइम इंटरवल है वो है nth सेकंड, ये nth सेकंड है। आ रही बात समझ में? अगर आपको n+1 सेकंड दिया होता तो आप लेते n से लेके n+1 तक का टाइम इंटरवल, लेकिन आपको दिया है nth सेकंड, तो आपको लेना है n-1 से लेके n तक का टाइम इंटरवल। तो इसका डिस्प्लेसमेंट मांगा, यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो मांगा। मैं यहां पर डिस्प्ले कर देता हूं, आपसे ये डिस्प्लेसमेंट मांगा है। इतना डिस्प्लेसमेंट आपको यहां पे फाइंड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे पहले xn फाइंड करना है और उसमें से फिर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है xn-1। समझ रहे हो? पहले मैं xn डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता हूं और फिर मैं xn-1 डिस्प्लेसमेंट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मिल जाएगा। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं। और ये पूरी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन का इक्वेशन यहां पे यूज कर पाएंगे। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? हम यूज करेंगे इसमें x इजकल टू v0t प्लस 1/2 at² इक्वेशन। पहले हम इसमें ले लेंगे फॉर t इजकल टू n सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये xn यानी कि v0n, सुनिए मैं t की जगह पे n रखता जा रहा हूं, ठीक है, प्लस 1/2 an²। और फिर दूसरा टाइम है हमारे पास n-1 फॉर t इजकल टू n-1 सेकंड। अगर मैं ले लूं तो ये हो जाता है xn-1 इजकल टू v0n-1 प्लस 1/2 an-1 होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा v0n माइनस v0 प्लस 1/2 an²। समझ रहे हो ना? n-1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? n² माइनस 2n प्लस 1, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ an, और फिर 1 बचेगा तो वो आ जाएगा प्लस a/2। अब ले लेते हैं हम इन दोनों ही इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन। चलिए थोड़ी सी स्पेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। अब ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड का। सो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसको हम नाम दे देते हैं कुछ xnth, ठीक है, xnth। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा xn माइनस xn-1। अब देखिए, जब आप
इन दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन लोगे, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन, तो एक तो ये v0n दोनों में कैंसिल हो जाएगा, 1/an² दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा क्योंकि हम xn-1 ले रहे हैं तो ये v0n प्लस हो जाएगा, ये an प्लस हो जाएगा और a/2 माइनस हो जाएगा। तो अब मैं लिख देता हूं सब कुछ। यहां पे हमें मिलेगा v0 प्लस an और माइनस a/2। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा v0 और ये सेकंड और थर्ड टर्म है ना, उसमें से आप a/2 कॉमन ले सकते हो, दिख रहे हो। a/2 अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा 2n माइनस 1। तो ये हो गया xnth, यानी कि एक्सेलेरेटेड मोशन की nth सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है, इसको याद रखना। xnth इज v0 प्लस a/2 2n माइनस 1, जहां पे n क्या है, n है वो सेकंड जिस सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपको मांगा है। अगर पूछा जाए कि भाई 10वीं सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको यहाँ पे n = 10 लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। अब देखिए ये क्वेश्चन, प्रूव दैट displacement of a constant accelerated motion can be written as x = vt minus 1/at², where v is final velocity and a is the constant acceleration। यानी कि ऐसा प्रूव कीजिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में x = vt minus 1/at² आप लिख सकते हो, जहां पे v फाइनल वेलोसिटी है और a इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, we know that x can be written as v0t plus 1/at², राइट, ये तो आपको पता ही है। बट एक बात और आप जानते हो कि v = what, v0 प्लस at आप लिख सकते हो। तो इसमें से आप अगर v0 को सब्जेक्ट बना लेते हो तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगा v माइनस at हो जाएगा, और ये इक्वेशन मैं x के इक्वेशन में डाल देता हूं। सो अब आप कह सकते हैं कि x = ये जो x के इक्वेशन में v0 है ना, वहां पे मैं v माइनस at डाल देता हूं, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा अभी v माइनस at और इंटू ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा t प्लस बचा at² 1/at²। अब इसको कर डालो सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vt माइनस at² प्लस 1/at²। अब भाई ये माइनस at² और प्लस 1/at² को आप सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा vt माइनस 1/at², है ना, vt माइनस 1/at²। तो ये हो गया हमारा आंसर। और वैसे ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन भी है। देखिए, ये जो इक्वेशन है वो तो आप जानते ही हो, x = v0t प्लस 1/at², इसमें इनिशियल वेलोसिटी ली गई है, और ये जो इक्वेशन बना इसमें फाइनल वेलोसिटी ली गई है। तो x = vt माइनस 1/at²। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। A ball is thrown in upward direction from a tower of height H. The initial velocity is v0 of the ball. Find the maximum height, total distance traveled and the time taken to reach the ground by the ball। यानी कि एक h हाइट की टावर पे से आपने एक बॉल को ऊपर की ओर v0 वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो आपको तीन चीजें फाइंड करनी है। एक तो बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट कवर की वो, दूसरा बॉल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो, और तीसरा बॉल जब ग्राउंड पे पहुंचता है तब तक में उसने जितना टाइम लिया वो।
चलिए इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इस फिगर में बात को समझ लेते हैं। तो ये हो गया टावर जिसकी हाइट है h। यहां से आपने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी है v0। बॉल सपोज कि यहां तक गया जो कि हाइट है स्मॉल h, और फिर वहां से ये वापस नीचे गया, और इसमें इस पूरी मोशन में जो टाइम लगा वो है t इजकल टू टो। ये सिंबल है टो। तो पहली बात तो ये कि इसमें मैक्सिमम हाइट क्या हो गई, h प्लस स्मॉल h, ये मैक्सिमम हाइट हो गई ना। और डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया यहां से लेके यहां तक का, यानी समझिए 2h प्लस 1h, है ना, 2 स्मॉल h प्लस कैपिटल H, इतना पूरा डिस्टेंस हो गया। और टाइम ये टो है। तो ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। ऑब्वियसली ये पूरी मोशन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंडर में है, इसलिए इसमें कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के इक्वेशंस चलेंगे। और ऑब्वियसली इसमें एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी जितनी, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जी जितनी हो जाएगी। अब मैं सबसे पहले लिख लेता हूं कि यहां पे ये जो स्मॉल h है उसका इक्वेशन मुझे पता है ना आपको, v0 स्क्वायर अपॉन 2g। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन की प्रेजेंस में v0 जितनी वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए तो जो हाइट वो कवर करता है वो v0 स्क्वायर अपॉन 2g होगा। तो इससे हम मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी फिर, मैक्सिमम हाइट को हम नाम दे देते हैं h मैक्सिमम। तो ये h मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल H प्लस स्मॉल h, है ना। ये पूरी मैक्सिमम हाइट होगी। तो ये कितनी है, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। अब इसमें स्मॉल h की आप वैल्यू पुटअप कर दो, तो इससे आपका h मैक्सिमम का इक्वेशन ऐसे मिल जाएगा। ये हो जाएगा h प्लस v0 स्क्वायर अपॉन 2g। ये हो गया हमारा पहला आंसर, और एक तरह से ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन भी है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप कैपिटल H हाइट से ऊपर की ओर थ्रो करते हो और वेलोसिटी इसकी इनिशियल v0 है, तो ऐसे में उसकी मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, h प्लस v0 स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम फाइंड करेंगे कि भाई इसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, तो वो लिख लेते हैं। अब टोटल डिस्टेंस मैं इसको नाम दे देता हूं स्मॉल d करके। तो ये d कितना हो जाएगा, 2h प्लस कैपिटल H, है ना। और स्मॉल h तो आपको पता ही है, तो उसका इक्वेशन डाल दो। तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर अपॉन g, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कैपिटल H। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, और एक तरह से ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है। अब हम फाइंड करते हैं इसका आखिरी आंसर। देखिए इसमें हमें टोटल टाइम t फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा यूज़ करेंगे इसमें, y इजकल टू v0t प्लस 1/80 स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। अब इसमें आपको y को ज़रा अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके लिए मैं ये फिगर यहाँ पे नीचे खींच लेता हूँ। अब सुनिए, देखिए ये जो मोशन अब हम ले रहे हैं उसमें हम टोटल टाइम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपको ये टोटल मोशन कंसीडर करनी पड़ेगी। ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा -h। याद रखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और वो आएगा -h। समझ रहे हो आप। इसीलिए मैं यहाँ पे y की जगह पे ले लूंगा अभी -h। v0
वो v0 ही है, ऊपर की ओर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, और t की जगह पे हमें क्या लेना है, अभी तो लेना है। फिर 1/2 और a की जगह पे हम क्या लेते हैं, -g, a की जगह पे -g और t की जगह पे वापस टो स्क्वायर। मैं आपको वापस याद दिला दूं कि हम a की जगह पे -g क्यों लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन में आपने ऊपर की ओर फेंका है, तो जब ये ऊपर जा रहा है तब इसमें दरअसल डी एक्सलेशन है, और वो डी एक्सलेशन कितना होगा, जी जितना ही होगा। लेकिन क्योंकि डी एक्सलेशन है इसलिए आपको ए की जगह पे लेना पड़ेगा -g। और अगर ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आ रहा है तो ऐसे में ये एक्सलेशन का केस है, लेकिन यहां भी एक्सलेशन होगा कितना, जी जितना ही होगा। और दूसरा, क्योंकि ये नीचे की ओर आ रहा है यानी कि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए यहां भी आपको a इजकल टू -g लेना पड़ेगा। तो समझ लिया आपने, अगर ये ऊपर जा रहा है तो डी एक्सलेशन है इसलिए -g, और अगर ये नीचे जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन है इसलिए -g, यानी कि इस ऑल ओवर मोशन में a इजकल टू -g रहेगा। अब चलिए इस इक्वेशन को जरा सा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 1/2 g टो स्क्वायर माइनस v0 एंड टो माइनस h इजकल टू 0, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, g टो स्क्वायर माइनस 2v0 टो माइनस 2h इजकल टू 0। तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है जिसमें फंक्शन कौन है, फंक्शन है टो। तो टो के फंक्शन में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, इसमें से आप टो फाइंड कर सकते हो, और इस टो से आपको मिल जाएगा पूरा टाइम इंटरवल इस मोशन का। ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। दरअसल आपको क्वेश्चन में जी की वैल्यू, v0 की वैल्यू और h की वैल्यू दी होगी, तो वो वैल्यूज़ पुटअप करके फिर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उसमें से आपको ये टो की जो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वो होगा हमारा पूरा टाइम इंटरवल इस पूरी मोशन का। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको सारी बातें समझ में आई है। यहाँ पे जितने भी नए इक्वेशंस आज आपने सीखे हैं उन सभी को कहीं पे अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधा ही उस इक्वेशन से सॉल्व कर पाओ। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको इन इक्वेशंस के बेस के ऊपर सॉल्व करने लायक कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, और साथ में उसके आंसर्स दिए होंगे, तो आप उसे डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, ये जो असाइनमेंट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिए और आंसर दिए है, सॉल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई डिफ़िकल्टीज आती है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी दूंगा।